चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है। इसकी घोषणा आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। कहा कि समिति की रिपोर्ट पहले पब्लिक डोमेन में आएगी, फिर संसद में चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक देश एक चुनाव पर बनी समिति के बारे में कहा कि अभी से घबराने की जरूरत नहीं है। समिति बनाने का मतलब ये नहीं है कि कल से ही ये हो जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक राष्ट्र एक चुनाव का अध्ययन करने के लिए बनी समिति के प्रमुख पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर मुलाकात की। केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक देश एक चुनाव पर कहा कि इससे देश में विकास और लोकतंत्र मजबूत होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक राष्ट्र एक चुनाव का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हर चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं उसमें काफी बचत होगी और ये पैसे लोगों की योजनाओं में काम आ सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक देश एक चुनाव के लिए बनी कमेटी का अध्यक्ष पद को स्वीकार करना और इस दायित्व को लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर एक आयोग नियुक्त करके एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि रामनाथ कोविंद जैसे कद के व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन नेशन वन इलेक्शन की पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाए जाने का स्वागत किया है। भाजपा नेता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि पूरे वर्ष हर देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव चलने से हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और काम भी बाधित होता है। इस पर गंभीरता से चिंतन और मनन की जरूरत है। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पार्टी मुख्यालय में अखिल भारतीय संवाद केंद्र को लेकर हुई कार्यशाला में शिरकत की। कार्यक्रम के तहत अमित शाह ने राज्य स्तर पर पार्टी के कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मुलाकात भी की। नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत गांव-गांव से एकत्रित की गई मिट्टी को लाने के लिए अमृत कलश यात्रा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रम सभी कार्यक्रमों का समरूप होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के 75 साल की सिद्धियों को बताने वाला है। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हमारे देश की संस्कृति एवं परंपरा को G20 के सदस्य देशों के अलावा दुनिया भर के देश देख सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह अभियान कार्यक्रम नहीं बल्कि जनभावना है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल से शुरू हुई अमृत कलश यात्रा भारत को विकसित भारत बनाने की ओर ले जाएगी। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अभियान को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की देन बताया है। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अपना और अपने शहर का नाम भी लिखें। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को चैनल की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और सामुदायिक जीवन में समानता जैसी कई मूल्य सीखे जा सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के चंद्रयान 3 की सफलता निरंतर परिश्रम और आगे बढ़ने के जज्बे का परिणाम है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्धि में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष संरक्षित जनजातियों के आमंत्रित सदस्यों से संवाद किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश आज विकास के मार्ग पर चल रहा है। हर बच्चे को शिक्षा और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।
विपक्षी गठबंधन INDIA की 3 महीने में तीसरी बैठक मुंबई में संपन्न हो गई, लेकिन अभी भी बड़े सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा, गठबंधन का सर्वमान्य नेता कौन होगा और सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा। 2 दिनों तक चली बैठक में बड़ी माथापच्ची के बाद भी संयोजक न तय कर पाने की स्थिति में फिलहाल 5 समितियां गठित की गई हैं जो मीडिया से लेकर सीट बंटवारे पर समन्वय करेंगी। इन समितियों में एनसीपी के शरद पवार से लेकर समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान तक के नाम शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंडिया गठबंधन पर कहा कि गठबंधन में नया कुछ नहीं है, उन्हें यूपीए नाम पर शर्म आती है, इसलिए नाम बदल लिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल दलों और उनके नेताओं की राजनीति, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से ये सब जुड़े हुए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन में ना कोई नीति है, न नियत है, न कार्यक्रम, न विकल्प की कोई रूपरेखा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये घमंडी लोग हैं, घमंडी गठबंधन है, ये पूरी तरह से विफल गठबंधन है। कांग्रेस समेत जो दल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई बार बेनकाब हो चुके हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही। देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसरो की ओर से इसे कल सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और फ्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों को समझने का प्रयास करेगा। सूरज पर आने वाले सौर तूफानों का भी अध्ययन किया जाएगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित लेबोरेटरी होगी। ये पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च से पहले तिरुपति जिले के चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि वो अपनी टीम और मिशन की सफलता के लिए तिरुपति में प्रार्थना करने आए हैं। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सौर मिशन है जो कल सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च होगा। मुंबई में महेंद्रगिरी युद्धपोत आज देश को समर्पित किया गया। उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने युद्धपोत का शुभारंभ किया। महेंद्रगिरी युद्धपोत का नामकरण ओडिशा के पूर्वी घाट में एक पर्वत शिखर महेंद्रगिरी के नाम पर किया गया है। ये प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला का स्टील्थ युद्धपोत है। इस मौके पर ही उपराष्ट्रपति ने कहा, भारतीय नौसैनिक धरोहर के साथ स्वदेशी रक्षा क्षमता से किया गया है ये निर्मित। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित तैयारियों के कारण आज से 10 सितंबर 2023 तक राष्ट्रपति भवन का भ्रमण आम जनता के लिए बंद है। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षु कमांडो के दूसरे बैच द्वारा पुलिस अकादमी में हेलीकॉप्टर स्लिथरिंग का अभ्यास किया गया। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस के विशेष कमिश्नर मधु तिवारी ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ा ये स्वतंत्र भारत का आयोजन है। पुलिस ने इस आयोजन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को संवारने के बाद निगरानी प्रणाली को भी दुरुस्त कर दिया है। 8 से 10 सितंबर तक होने वाले सम्मेलन को लेकर NDMC के उद्यान विभाग, सिविल विभाग, इलेक्ट्रिक विभाग के कर्मचारी अपने कार्यों की निगरानी करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली के 6 स्कूलों के 200 से अधिक छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ विश्व की अर्थव्यवस्था के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। NCERT के 63वें स्थापना दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह ऐलान किया है। राष्ट्रपति ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय करने को मंजूरी दी है। 14 अगस्त को इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय करने पर सहमति बनी थी। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर का पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम जन्मभूमि परिसर के निर्मित भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय संपूर्ण देश राममय होगा, जिसके विभिन्न कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तमाम सुझाव आ रहे हैं और उन पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। किसानों के लाभ के लिए कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की क्षमता को उजागर करने से संबंधित दिल्ली में एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर था। 1995 में 2 लोगों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने पीड़ित को 10 लाख का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में आज चारा घोटाला के 27 साल पुराने और अंतिम मामले के 36 अभियुक्तों की सजा पर सुनवाई हुई। सभी आरोपियों को 4 साल की सजा सुनाई गई है। साथ में अधिकतम 1 करोड़ और न्यूनतम 3 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया। मामला डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने के लिए उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव पर कहा कि चंदन राम दास के निधन के बाद पहली बार नारी शक्ति के रूप में उनकी पत्नी पार्वती दास को मैदान में उतारा गया है, जो उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। इसका मकसद हरियाणा को नशा मुक्त बनाने और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री श्रीपाद वाई नायक ने पणजी में एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग के लिए मुख्यमंत्री वित्तीय सहायता योजना का शुभारंभ किया। कर्नाटक के मांड्या में किसानों ने राज्य सरकार से तमिलनाडु को कावेरी का जल छोड़ने से रोकने की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। बिहार के गया में उद्घाटन के एक दिन बाद ही पेट्रोल पंप लूटने की घटना पर पुलिस ने कुछ आरोपियों समेत लूट में उपयोग बाइक भी बरामद कर ली है। अभी फरार आरोपियों की भी गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है। हरियाणा के झज्जर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई। दोपहर 12:29 पर आए इस भूकंप की गहराई करीब 8 किलोमीटर थी। केरल में सप्ताह भर चलने वाले ओणम समारोह के हिस्से के रूप में तिरुवनंतपुरम के कनक्कुन्नू पैलेस में दक्षयगम कथकली का प्रदर्शन किया जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती के बाद अब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों को भी कम किया गया है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 158 रुपये की कटौती की गई है। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। इसके बाद दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1522 रुपये हो गई है। कोलकाता में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर कीमत 1802 की जगह 1636 रुपये हो गई है। मुंबई में ये कीमत 1482 रुपये की जगह 1482 रुपये है और चेन्नई में 1695 रुपये हो गई है। ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉइस या बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए आज से केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम से की गई। फिलहाल इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली में की गई है। राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा ने इस मौके पर कहा कि पहले चरण में योजना के जरिए 10,000 इनाम दिए जाएंगे। इस योजना के जरिए लोग मोबाइल ऐप पर अपना बिल अपलोड करके 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का नकद इनाम जीत सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि केंद्रीय बैंक को इस महीने से खुदरा महंगाई नरम होने की उम्मीद है। नोट बदलने की समय सीमा से 1 महीने पहले ही 2000 रुपये के 93% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के जीडीपी विकास के अपने अनुमान में संशोधन किया है। कल पहली तिमाही के सरकारी आंकड़े आने के बाद ये बदलाव किया गया है। देश के जीएसटी राजस्व में सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपये था, जो 1 साल पहले की तुलना में 11% अधिक है। आज बाजार में चौतरफा खरीदारी दिखी और प्रमुख इंडेक्स में तेजी आई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 555.75 मजबूत होकर 65,387.16 अंकों के स्तर पर बंद हुआ।
तो वहीं दूसरी ओर एनएसई निफ्टी सूचकांक 181.50 अंकों की बढ़त के साथ 19,435.30 पर बंद हुआ। आज सोने की कीमतें 100 रुपये गिरकर 60,150 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं, जबकि चांदी भी 400 रुपये टूटकर 77,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। पाकिस्तान की एक अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही को भ्रष्टाचार के एक मामले में भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी की हिरासत से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 के पार हो गई है। खाद्य वस्तुएं काफ़ी महंगी हैं, ऊपर से बिजली भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान में सेना के काफिले पर आत्मघाती हमले में सेना के 9 जवानों की मौत और 20 अन्य जवान घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार आत्मघाती हमलावर ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में सेना के काफिले को निशाना बनाया। चीन के साथ बिगड़ते रिश्ते और उत्तर कोरिया के दोहरे खतरे से निपटने की तैयारी में जापान ने 2024 वित्त वर्ष के लिए रिकॉर्ड $52.67 अरब के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है। रक्षा मंत्रालय ने नई जहाज आधारित वायु रक्षा मिसाइलों सहित गोला बारूद और हथियारों के लिए 900 अरब येन से अधिक अलग रखने की योजना बनाई है। ये जापान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। पीएम फूमियो किशिदा की 5 वर्षों में सैन्य खर्च को 43 खरब येन तक बढ़ाने की योजना के तहत ये ताज़ा कदम है। सिंगापुर में 1 दशक से भी अधिक समय बाद हो रहे पहले राष्ट्रपति चुनाव में शुक्रवार को लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थरमन षणमुगारत्नम भी किस्मत आजमा रहे हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक गोदाम में आग लगने से 16 लोगों की मौत और 3 घायल हो गए। ऑस्टिन के टेक्सास में एक शॉपिंग सेंटर के पास गुरुवार को गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। रूस और यूक्रेन युद्ध की भीषणता में कोई कमी नहीं आई है। दोनों ओर से वार और पलटवार जारी है। इस बीच ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन में एमुनिशन यूनिट की स्थापना पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अफ्रीकी देश गैबोन में सैन्य तख्तापलट के बाद एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में सैन्य तख्तापलट को विपक्षी दलों का साथ मिला है। वहीं सैन्य शासन ने देश में भ्रष्टाचार पर प्रहार का हवाला देकर कई जगहों पर छापेमारी भी की है। अपदस्थ राष्ट्रपति बोंगो के बेटे को भी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति के बेटे के घरों से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच के लिए दोनों टीमें तैयार नजर आ रही हैं। एशिया कप में इन दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का आयोजन कैंडी में किया जाएगा। भारत का इरादा जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज करने का होगा। वहीं पहले मैच में नेपाल को हराने वाली पाकिस्तान की टीम जीत के सिलसिले को बरकरार रखने उतरेगी। भारत के नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग में पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज ने इस साल 3 डायमंड लीग मीट में हिस्सा लिया और वो 23 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इसके साथ ही नीरज ने 17 सितंबर को यूजीन अमेरिका में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में जगह बना ली। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने भी डायमंड लीग फाइनल में जगह बना ली है। मुरली श्रीशंकर ज्यूरिख डायमंड लीग में 7.99 मीटर की छलांग के साथ 5वें स्थान पर रहे। डी मुकेश भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ताज़ा जारी शतरंज रेटिंग्स में डी मुकेश 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। डी मुकेश ने शतरंज रेटिंग्स में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। 37 साल के बाद कोई खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को हटाकर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बना है। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में देश के 2 प्रमुख चिर प्रतिद्वंद्वी क्लब ईस्ट बंगाल का सामना मोहन बगान से होगा। प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में मोहन बगान ने एफसी गोवा को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मोहन बागान ने 2019 के बाद पहली बार डूरंड कप के फाइनल में जगह बनाई। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच रविवार को होने वाला खिताबी मुकाबला 2004 के फाइनल की पुनरावृत्ति होगा। लियोनेल मेसी इक्वाडोर और बोलिविया के खिलाफ होने वाले विश्व कप क्वालिफायर्स में विश्व चैंपियन अर्जेंटीना का नेतृत्व करेंगे। मेजर लीग सॉकर टीम इंटर मायामी से जुड़ने के बाद ये मेसी के पहले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होंगे।
यूएस ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज ने तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर के मैच में अल्कराज ने दक्षिण अफ्रीका के लॉयड हैरिस को 6-3, 6-1, 7-6 से हराया। जेनिक सिनर ने भी तीसरे दौर में जगह बनाई। दूसरे दौर के मैच में सिनर ने इटली के लोरेंजो सोनेगो को 6-4, 6-2, 6-4 से हराया। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने भी तीसरे दौर में जगह बनाई। दूसरे दौर के मैच में ज़्वेरेव ने जर्मनी के डैनियल अल्तामाए को 7-6, 3-6, 6-4, 6-3 से मात दी। वहीं एंडी मरे दूसरे दौर के मैच में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। मरे को 19वीं वरीयता प्राप्त दिमित्रोव ने 6-3, 6-4, 6-1 से मात दी। महिला एकल वर्ग में एरिना सबालेंका ने तीसरे दौर में जगह बनाई। दूसरे दौर के मैच में सबालेंका ने जोड़ी बुराज को 6-3, 6-2 से हराया। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म गदर 2 की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में फिल्म की कमाई 500 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जबकि विश्व भर में गदर 2 की कुल कमाई 600 करोड़ के पार हो चुकी है। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 67 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। शाहरुख खान की आगामी फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। अभिनेता संजय मिश्रा की फिल्म गुठली लड्डू 13 अक्टूबर को रिलीज होगी। ये फिल्म सामाजिक भेदभाव के मुद्दे और शिक्षा के अधिकार पर आधारित है। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म लव ऑल आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की काफी प्रशंसा हो रही है। फिल्म को हिंदी सहित 7 भाषाओं में रिलीज किया गया है। फुकरे 3 अब 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर अगले हफ्ते रिलीज होगा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म स्टोलन का प्रीमियर हुआ। फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया। इस बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म में अभिषेक बनर्जी मुख्य भूमिका में है। जूही चावला और बाबिल खान की फिल्म फ्राइडे नाइट प्लान की स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर शुरू हो गई है। फिल्म वितरक सुनील बाधुआ बने निर्माता। दिग्गज नाटककार हबीब तनवीर के प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर पर फीचर फिल्म बनाएंगे।